आज की कहानी एक फेमस सेलिब्रिटी व्यक्ति की है। एक जाना माना व्यक्ति जो सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहता है। एक बॉडी बिल्डर, नेशनल अवार्ड से सम्मानित। ये एक खूनी लव स्टोरी है। एक सेलिब्रिटी जो अचानक एक वहशी दरिंदा बन गया और उसका शिकार हुई एक मासूम लड़की, और एक दूसरा व्यक्ति जो कि एक कैब ड्राइवर था। यह एक डबल मर्डर केस मिस्ट्री है। यह कहानी दोहरे कत्ल की एक बेहद चौंकाने वाली और सनसनीखेज कहानी है, क्योंकि इस कहानी में कातिल ने जिस तरह से इन दो हत्याओं को अंजाम दिया और जिस तरह से वो पकड़ा गया, वो अपने आप में वाकई एक चौंकाने वाली घटना थी। जिन लोगों का कत्ल हुआ और जो कातिल था, वो लोग रहने वाले तो दिल्ली के थे, लेकिन एक कत्ल हुआ हरियाणा में, दूसरा कत्ल हुआ राजस्थान में और कातिल किसी तीसरे राज्य गुजरात में पकड़ा गया। तो इस तरह यह कहानी 4 राज्यों में घटित हुई। इस कहानी को 1227 किलोमीटर का खूनी सफ़र भी कहा जा सकता है। तो कहानी को पूरा जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी शुरू होती है 7 दिसंबर 2019 को। 7 दिसंबर को दिल्ली और जयपुर के बीच में हरियाणा में एक जगह है जिसका नाम है धारूहेड़ा। धारूहेड़ा गुरुग्राम से आगे पड़ता है। तो इसी जगह हाईवे से थोड़ा अंदर एक लड़की की लाश कुछ लोगों ने देखी, और होते होते ये खबर पुलिस तक भी पहुंची। पुलिस उस लड़की की लाश को देखती है तो उसकी लाश बहुत ही ज़्यादा भयानक और उसके कत्ल को बहुत ही ब्रूटली किया गया था। उसके जिस्म पर कई जगह गोली मारी गई थी। ये लड़की थी 19 साल की दीप्ति, जो हनुमानगढ़ बेसिकली राजस्थान की रहने वाली थी, लेकिन पढ़ाई के लिए वो दिल्ली आ गई थी। और जब उसके परिवार वालों ने दीप्ति के पढ़ाई के कारण दीप्ति को दिल्ली भेज दिया तो उन्हें दीप्ति की चिंता सताने लगी। उन्होंने भी दिल्ली में ही आकर रहने का फैसला किया, और फिर फाइनली दीप्ति की पूरी फैमिली राजस्थान छोड़कर दिल्ली में आकर रहने लगी। तो अब जब उसी 19 साल की दीप्ति गोयल की लाश इतनी बुरी हालत में रोड के किनारे मिली, तो पुलिस और दीप्ति के परिवार वाले ये सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर किसको दीप्ति से इतनी चिढ़ और जलन थी कि उसे इतनी बेदर्दी से मारा गया। उस लड़की के जिस्म पर कम से कम 4 गोलियों के लगने के निशान थे। दीप्ति की लाश को रिकवर करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इसके बाद उसी दिन शाम होते होते एक और व्यक्ति का मर्डर हो जाता है। यह व्यक्ति एक कैब ड्राइवर था और इसकी लाश जयपुर के पास से मिली थी। इन दोनों कत्ल के बीच एक अजीब सा कनेक्शन था, क्योंकि इन दोनों हत्याओं का हत्यारा एक ही था। पुलिस के सामने अभी पूरी छानबीन करनी बाकी थी। पुलिस ने जब तफ्तीश आगे बढ़ाई तो कुछ अलग अलग जगहों से पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलनी शुरू हुई। जिस कैब ड्राइवर का कत्ल हुआ था वो दिल्ली के डावड़ी इलाके का रहने वाला था, और जिस दिन यानी 7 तारीख को जब ये जयपुर के लिए निकला था, तब उसने अपनी पत्नी को फ़ोन करके यह बात बताई थी कि वो जयपुर के लिए जा रहा है। उसने कहा कि मैं देर शाम तक या कल सुबह तक वापस आ जाऊंगा। तो कुल मिलाकर उस ड्राइवर की पत्नी को ये पता था कि वो जयपुर जा रहा है, तो वो उस ड्राइवर यानी अपनी पत्नी का इंतज़ार कर रही थी। लेकिन जब उसका कत्ल हो गया और उसका फ़ोन बंद आ रहा था, तो उसकी पत्नी ने अगले दिन यानी 8 दिसंबर को पुलिस में अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी। पुलिस ने जब दीप्ति के मोबाइल की CDR निकलवाई तो पता चला कि उस लड़की के मोबाइल फ़ोन से उस रोज़ एक कैब बुक की गई थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कैब बुक तो की गई थी, पर बाद में इसे कैंसिल कर दिया गया था। अब पुलिस थोड़ा उलझ गई थी कि अगर कैब कैंसिल कर दी गई थी तो दीप्ति ट्रैवल कैसे कर रही थी। तफ्तीश जब आगे बढ़ी तो पुलिस को पता चला कि कैब भले ही कैंसिल हुई थी, पर बाद में उसी कैब से ट्रैवल किया जा रहा था, और उसी कैब के ड्राइवर की लाश उन्हें जयपुर में मिली थी। यह खबर दिल्ली पुलिस को जयपुर पुलिस द्वारा मिली थी, और उस कैब ड्राइवर की पहचान देवेंद्र नाम से हुई थी, क्योंकि जयपुर पुलिस को उस ड्राइवर का ID कार्ड वगैरह भी मिले थे। अब दिल्ली पुलिस द्वारा देवेंद्र की मौत की जानकारी उसके घर वालों को भी दे दी गई। देवेंद्र की पत्नी को बताया गया कि जयपुर में देवेंद्र की लाश मिली है, उसकी किसी ने हत्या कर दी है। अब तक पुलिस को यह समझ आ चुका था कि इन दोनों कत्लों के बीच कनेक्शन ज़रूर है, क्योंकि उसी लड़के के मोबाइल फ़ोन से वो कैब मंगवाई गई थी। पुलिस अब ये जानना चाहती थी कि वो तीसरा आदमी कौन है जिसने इन दोनों का कत्ल किया है। पुलिस ये भी पता कर रही थी कि आखिर कातिल को इन दोनों को मारने का मोटिव क्या रहा होगा। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि लड़की का तो चलो हो सकता है प्यार मोहब्बत या ब्रेकअप का चक्कर हो, पर ड्राइवर के कत्ल का मामला समझ के बाहर था।
यह सारी बातें लगातार पुलिस को कंफ्यूज कर रही थी। पुलिस ने तफ्तीश आगे बढ़ाई। दीप्ति के घर वालों और ड्राइवर देवेंद्र के घर वालों से पूछताछ की गई, लेकिन पुलिस ड्राइवर देवेंद्र के घर वालों से कुछ खास जानकारी पता नहीं कर पाई, क्योंकि ड्राइवर का रोज ही का ये काम था, पैसेंजर को पिक करना, कहीं आना कहीं जाना। हर पैसेंजर की फैमिली के लोगों से पूछताछ करना मुमकिन नहीं था। लेकिन मरने वाली लड़की दीप्ति के घर वालों के जो लोग थे, उन्होंने पुलिस को एक क्लू दिया। उन्होंने बताया कि हमारी जो बेटी है उसकी एक लड़के के साथ बहुत गहरी दोस्ती है, घनिष्ठ संबंध है उनके बीच, उनमें अफेयर है। और उन्होंने ये भी बताया पुलिस को कि वे दोनों बहुत जल्द शादी भी करने वाले थे। हमें ये लगता है कि वे दोनों साथ में ही जयपुर के लिए निकले होंगे। पुलिस को जब ये बात पता चली तो पुलिस ने उस लड़के का पता किया। पुलिस को पता चला कि उस लड़के का नाम हेमंत लांबा है। वो एक बॉडी बिल्डर है, सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव और फेमस है। सोशल मीडिया पर उसकी जो तस्वीरें थीं उसे देख कर ही हेमंत लांबा के लाइफ स्टाइल और उसके नेचर का पता चलता था। लेकिन अब पुलिस को हेमंत का पता नहीं चल पा रहा था कि वो इस टाइम कहाँ है। इसी बीच एक फ़ोन कॉल उस कैब ड्राइवर देवेंद्र की पत्नी को आता है और इस एक कॉल से इस दोहरे हत्याकांड का पूरा मामला खुलकर सामने आ जाता है। दरअसल हुआ यह था कि गुजरात के बलसाड़ से एक फ़ोन कॉल देवेंद्र की पत्नी को आया और उस फ़ोन को करने वाले व्यक्ति का नाम अल्पेश था, जो एक कार डीलर था। वो सेकंड हैंड कार खरीदता था। तो उसने देवेंद्र की पत्नी को फ़ोन किया और पूछा कि एक व्यक्ति इनोवा गाड़ी लेकर मेरे पास आया है और वो शख्स इस गाड़ी को बेचना चाहता है, तो मैं एक बार ये कंफर्म करना चाहता हूँ कि ये जो शख्स है वो सही है या नहीं, क्योंकि मुझे ये आदमी कुछ सही नहीं लग रहा है और इस गाड़ी की सीट पर कुछ खून के धब्बे भी मुझे दिख रहे हैं। तब तक देवेंद्र की पत्नी को ये पता भी चल चुका था कि देवेंद्र का कत्ल हो गया है और उस लड़की के कत्ल का भी जानकारी उसे थी। तो उसने अल्पेश को बताया कि ये जो आदमी है वो सही नहीं है, उसे आप बिठा कर रखिए, उसने डबल मर्डर किए हैं। तब अल्पेश ने बड़ी समझदारी दिखाई और उस कार बेचने वाले शख्स को बातों में लगाकर रखा। और इसी बीच उस कल्पेश ने गुजरात पुलिस को इस दोहरे हत्याकांड की सूचना दे दी और उसने बलसाड़ पुलिस को बता दिया कि वो आरोपी मेरे यहाँ कार बेचने आया था, मैंने उसे यहीं बिठा कर रखा है, आप लोग जल्दी यहाँ आइए और इसे पकड़िए। तुरंत बलसाड़ पुलिस वहाँ पहुँची और उस व्यक्ति को काबू में कर लिया जो कार बेचने पहुँचा था। रेवाड़ी पुलिस को गुजरात पुलिस द्वारा इस बात की सूचना दी गई कि हमने एक शख्स को पकड़ा है जो आपका एक्यूज्ड है, आप लोग यहाँ गुजरात आएँ और इसे ले जाएं। तुरंत रेवाड़ी की पुलिस एक टीम उस शख्स को लेने गुजरात पहुँच गई और फिर उसे रेवाड़ी धारूहेड़ा लाया गया और उस लड़के से पूछताछ की गई, उसका पता किया गया। यह उसी दीप्ति का बॉयफ्रेंड हेमंत लांबा था, जो कि एक फिटनेस एक्सपर्ट था, साथ ही जिम भी चलाता था। इसके अलावा वो बहुत सारे स्पोर्ट्स इवेंट्स भी करता था। दिखने में बहुत ज़्यादा फिट और स्मार्ट था। इसके फेसबुक प्रोफाइल पर इसके एक से बढ़कर एक फ़ोटोज़ थी, जिसे देखकर कोई भी अट्रैक्ट हो सकता था। ये बहुत फेमस था और इसकी कुछ पॉलिटिशियन से भी जान पहचान थी। जो लोग जिम करते हैं वे कुछ सप्लीमेंट्स लेते हैं, वो सप्लीमेंट्स भी ये हेमंत लांबा बेचा करता था। पुलिस की पूछताछ और छानबीन में पता चला कि हेमंत लांबा और दीप्ति फेसबुक पर मिले थे। हेमंत लांबा ने एक साथ कई फर्जी आईडी बना रखी थी। अपनी फ़ोटोज़ को वो अपने फेसबुक प्रोफाइल पर डाला करता था, जिससे लड़कियां उससे इम्प्रेस हों, और इसी तरह एक साथ वो कई लड़कियों से बातचीत करता रहता था। इसी सिलसिले में 2019 में 19 साल की दीप्ति ओयल से उसकी दोस्ती हो गई। यहाँ पर पहली बार जिस तरह से हेमंत लांबा अपनी पिक्चरें डाला करता था, एक्सरसाइज की, बॉडी बिल्डिंग की, तो दीप्ति ही हेमंत लांबा को रिक्वेस्ट भेजती है उसकी फ़ोटोज़ से इम्प्रेस होकर। अब उन दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है। ये दोनों कई महीनों तक आपस में बातचीत कर रहे थे और इस तरह दोनों में चैटिंग होती रहती थी। हेमंत लांबा, जो एक साथ कई लड़कियों के टच में था और अपने स्टाइल और पर्सनालिटी के दम पर लड़कियों में डींगे हाँकता था कि मैं ऐसा हूँ, वैसा हूँ, तुम्हें बहुत खुश रखूँगा, वगैरह वगैरह। और इसी तरह वो दीप्ति से भी शेखी बघारता था। इसी चैटिंग के द्वारा बातचीत के दौरान जब 2-2.5 महीने गुजर गए तो उसने दीप्ति से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। उसने दीप्ति से कहा कि बस अब बहुत हो गया इस तरह बिन देखे बातचीत करना, अब मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, तुमसे फेस टू फेस मिलना चाहता हूँ। अब हमें मिलकर एक दूसरे को अच्छे से जानना पहचानना चाहिए। अब होता यह है कि उसने सोचा कि मैंने लड़की से अपनी इतनी बड़ाई कर दी है
तो क्यों ना उसे इम्प्रेस करने के लिए, उसे दिखाने के लिए एक लग्जरी कार लेकर जाऊं। तो अब हेमंत लांबा इतना अमीर आदमी तो था नहीं, बल्कि वो एक जिम ऑनर ही था। तो कैसे वो उस लड़की को अपनी लग्जरी लाइफ का शो ऑफ करे। उसने बाकायदा किराए पर एक लग्जरी गाड़ी ली। उस लग्जरी गाड़ी में वो दीप्ति से मिलने गया। दीप्ति जैसे ही हेमंत लांबा से मिलने आई और हेमंत लांबा उसे देखता है तो उसे लगता है कि फेसबुक पर जो लड़की थी और अब ये फेस टू फेस जो लड़की है, उसके हिसाब से दीप्ति कुछ अलग है। दीप्ति में वो बात नहीं है जैसा उसने सोच रखा था उसके बारे में। हेमंत लांबा को लगा कि ये बात हद से आगे बढ़ चुकी है, हो न हो अब इस मामले को जल्द से जल्द निपटारा करना चाहिए। वो दीप्ति को फेस टू फेस देखने के बाद अब उससे कोई रिश्ता रखने को तैयार नहीं था। वो अपनी गाड़ी दिल्ली से लेकर गुड़गांव की तरफ निकल जाता है। रास्ते में वो शराब भी पीता है। सुनसान सड़क पर गाड़ी जब पहुंचती है तब वो दीप्ति को अपने मन की बात बताता है। वो कहता है कि तुम्हें मैंने जैसे सोचा था तुम वैसी नहीं हो, तुम मुझे फेस टू फेस उतनी अच्छी नहीं लगी। दीप्ति गुस्से से फट पड़ती है। वो उस पर दबाव बनाती है और आगे रिश्ता रखने के लिए उन दोनों में काफ़ी झड़प होती है। और गुस्से में हेमंत उस पर अपनी बंदूक से कई गोलियां ताबड़तोड़ चला देता है। उसका मकसद ये था कि किसी भी तरह से वो दीप्ति से पीछा छुड़ाए, क्योंकि अब दीप्ति उसे दिलो जान से पसंद करने लगी थी। यहाँ तक कि वो हेमंत से शादी के सपने भी देखने लगी थी। लेकिन हेमंत लांबा का ऐसा कोई इरादा नहीं था। वो तो अक्सर लड़कियों से ऐसे ही फ्लर्ट करता रहता था, कई लड़कियों के टच में था। तो अब हेमंत लांबा को यही ठीक लगा, उससे पीछा छुड़ा लिया जाए, और उसने दीप्ति को गोलियों से छलनी करके मौत के घाट उतार दिया। वो दीप्ति पर काफ़ी गुस्सा था। हेमंत ने दीप्ति की लाश को वहीं गुरुग्राम के इलाके में ठिकाने लगाया और वो उस गाड़ी को ले जाकर वहीं गुरुग्राम में बेचने की कोशिश करता है। कार खरीदने वाले ने उससे बहुत ही कम रकम देने को कहा। पहले तो वो थोड़ा आनाकानी करता है, पर बाद में खुद को बचाने के लिए वो गाड़ी को औने पौने दाम में ही बेच देता है। गाड़ी वो बेचता तो है, लेकिन वो गाड़ी को छोटे छोटे हिस्सों में कटवा कर बेचता है। पुर्जे पुर्जे करके वो गाड़ी को बेचता है, और ऐसा करने का उसका मकसद यह था कि पुलिस छानबीन में उन्हें किसी भी तरीके का कोई सबूत न मिल सके। उसके बाद चूंकि दीप्ति को मारने के बाद हेमंत ने उसका मोबाइल फ़ोन अपने पास ही रख लिया था, तो वो दीप्ति के ही फ़ोन से एक कैब बुक करता है गुड़गांव से जयपुर जाने के लिए। कैब में बैठकर जब वो जयपुर की तरफ जाता है तो कैब ड्राइवर को उस पर कुछ शक होता है, क्योंकि कैब में बैठने के बाद वो काफ़ी परेशान और बेचैन रहता है। और उस पर शक की एक वजह यह भी थी कि कुछ दूर कैब से जाने के बाद ही वो दीप्ति का मोबाइल फ़ोन फेंक देता है। अब हेमंत लांबा की हरकत देखकर देवेंद्र को उस पर शक गहरा जाता है। देवेंद्र को उस पर शक होने की बात अब तक हेमंत को भी पता चल चुकी थी, क्योंकि देवेंद्र अब उससे कई सवाल करने लगा था। तो उसे लगा कि आने वाले वक्त में ये कैब ड्राइवर भी उसके लिए खतरा बन सकता है। तो हेमंत ने उस कैब ड्राइवर देवेंद्र को भी मौत के घाट उतार दिया और देवेंद्र की लाश भी वहीं फेंककर वो कैब लेकर भाग जाता है। वो अहमदाबाद सूरत की ओर निकल गया था। उधर पुलिस की छानबीन जारी थी, लेकिन इसी बीच हेमंत लांबा एक गलती करता है। होता यह है कि हेमंत कैब लेकर जब बलसाड़ की ओर जाता है तो वो सोचता है कि जिस तरह से उसने पहली गाड़ी बेची है उसी तरह वो ये कैब भी बेच दे। लेकिन कैब को बेचना इतना आसान नहीं था, वो भी दूसरे राज्य में। जब हेमंत उस महंगी गाड़ी को सस्ते दाम में बेचने की कोशिश करता है तो गाड़ी खरीदने वाले अल्पेश को उस पर शक हो जाता है। हेमंत लांबा एक बार फिर शक के घेरे में आ जाता है, और जब उससे पूछा गया कि तुम इतनी महंगी गाड़ी इतने सस्ते दाम में क्यों बेचना चाहते हो, तो हेमंत लांबा के पास कोई जवाब नहीं था। उसे कोई बहाना सूझा ही नहीं। उधर गाड़ी खरीदने वाले को जैसे ही हेमंत पर शक होता है, वो तुरंत गाड़ी पर लिखे 2 नंबरों में से एक नंबर डायल कर देता है। पहला नंबर तो बंद आ रहा था, जो कि उस कैब ड्राइवर देवेंद्र का था, लेकिन दूसरा नंबर मिलाने पर वो फ़ोन देवेंद्र की पत्नी को लगता है और अल्पेश द्वारा उसे हेमंत के बारे में पता चलता है। और इस तरह हेमंत पुलिस के शिकंजे में आ जाता है और इस डबल मर्डर केस की गुत्थी सुलझा ली जाती है। पुलिस को ये सब बातें हेमंत लांबा ने ही अपने बयान में बताई थी। फिलहाल के लिए पुलिस ने जब कार्रवाई की, उसे कोर्ट में पेश किया, तो कोर्ट ने भी सज़ा मुकर्रर करते हुए 4 साल की सज़ा दी। धारा 301 में धारा 302 भी लगाया गया। साथ ही 1 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया गया। अगर वो जुर्माना नहीं दे पाता है तो उसकी 1 साल की सज़ा और बढ़ा दी जाएगी। इसमें लगभग 26 अलग अलग गवाहों ने हेमंत लांबा के खिलाफ गवाही दी। जब हेमंत की क्राइम फाइल खोली गई तो पता चला कि हेमंत के खिलाफ मुकदमों की बहुत लंबी लिस्ट थी।
हेमंत पर दिल्ली में एक दुष्कर्म, 2 छेड़छाड़ और 42 दूसरे मामले भी और दर्ज थे। इसमें ज़्यादातर ठगी, जबरन कब्जा और झगड़े के मामले थे। पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ था कि जिस रिवॉल्वर से उसने दोनों कत्ल किए थे, उसका भी लाइसेंस हेमंत के पास नहीं था। तो हेमंत लांबा, जिसकी बॉडी ऐसी कि बड़े बड़े पहलवान उसे देखते रह जाएं, जिसके 6 पैक एप्स और वाइस एप्स के लोग दीवाने थे, जिसके शौकीन मिजाजी के किस्से हर किसी के जुबान पर थे, हाथों में राइफल और कमर पे पिस्टल लगाकर रौब और रसूख दिखाना जिसका शौक था, उस रंगबाज और बंदूकबाज बॉडी बिल्डर की अब सिर्फ इतनी पहचान है कि वो एक डबल मर्डर का आरोपी है और जेल की सलाखों के पीछे है। तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसी ही सत्य और आपराधिक घटनाओं को जानने के लिए हमारे चैनल क्राइम फाइल्स में बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। जय हिंद।